हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एरिश इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, रिस्की पॉइंट्स क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 18 जून मतलब आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 20 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 3 डे आईपीओ और ₹2 का फेस वैल्यू 210 टू 222 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 67 शेयर्स की लॉट साइज, 499.6 करोड़ का इशू साइज, फुली फ्रेश इशू आईपीओ है। 2 करोड़ 25 लाख 4,324 शेयर्स का बिड किया गया है और जो कि फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ और एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 23 जून को। 24 जून रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 25 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया, रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 67 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट 871 शेयर्स मिलेंगे। SHNI मिनिमम 14 लॉट 938 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट 4489 शेयर्स मिलेंगे। सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया है। यहाँ पे 4489 शेयर्स मिलेंगे मैक्सिमम स्मॉल HNI। बिग HNI मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4556 शेयर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं गाइस कंपनी के प्रोमोटर का। इसके जो प्रोमोटर है, अगर हम बात करेंगे तो रौनक किशोर मौर्बिया, भाविक जयेश खारा, सिद्धार्थ भास्कर शाह, जैस्मिन भास्कर शाह, प्रियंका भास्कर शाह, एस्पायर फैमिली ट्रस्ट एंड प्रियंका शाह फैमिली ट्रस्ट इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 51.6% का, पोस्ट इश्यू 37.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी में ऑफर जो दिया गया है QIB 75% के, एक अच्छी बात है गाइस जिस आईपीओ में QIB ऑफर दिया गया 75% का, क्योंकि गाइस अगर देखा जाए ना तो मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है इसमें रिटेल इन्वेस्टर से कोई खास सब्सक्राइब नहीं होती है, इसलिए गाइस QIB कोटा इसमें बहुत ज्यादा गया कि 75% का, 3/4% का, और HNI से 15% का, रिटेल से ओनली 10% का। ये एक अच्छी मतलब की स्ट्रैटेजी है, कह सकते हैं एक अच्छा स्ट्रैटेजी है जिसमें मतलब कि QIB और ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करेगा इस कंपनी के जीएमपी की, अगर हम बात करेंगे तो लगभग 25 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 11.2% की लिस्टिंग इन मिलने के चांस है, एवरेज लिस्टिंग मिलने के चांस है गाइज। बिजनेस की बात करें 2021 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म है और ये जो है ये मतलब कि कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो है ये मटेरियल्स इजीली बाई करने के लिए या फिर फाइनेंस इनके फिनांसेस को स्मार्टली मैनेज करने के लिए हेल्प करता है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है और ये एक्सपैंड कर रहा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट में। मतलब कंपनी कहाँ एक्सपैंड कर रहा है तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मार्केट में। कंपनी जो है फोकस कर रहा है डिजिटाइजिंग पर और सिंप्लीफाइंग कर रहा है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर, जैसे कि एफिशिएंट एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर कर सके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो इसमें इंक्लूड है GI पाइप स्टील, MS वायर स्टील, MS TMT बार स्टील, OPC बल्क सीमेंट, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2024 के तक इन दोनों टाइम फ्रेम के बीच में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है 10.35 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है सो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का डिलीवर कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है एग्रीगेट्स, रेडी मिक्स कंक्रीट, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वेलिंग वॉलिंग सॉल्यूशंस और यूटिलाइज कर चुका है। 1458 वेंडर्स को यूटिलाइज कर चुका है, वेंडर्स यूटिलाइज कर चुके हैं और सर्व कर रहा है 2133 कस्टमर्स को, लगभग 963 पिन कोड्स में, अलग अलग सिटीज के, जैसे मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, अलग अलग सिटीज में जो है 963 पिन कोड्स में 2133 कस्टमर्स को सर्व कर रहा है और 1458 वेंडर्स यूटिलाइज कर रही है। कंपनी क्लाइंट्स की बात करें तो इसमें इंक्लूड है कैपेसाइड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जे कुमार इंफ्रा, एफकॉन्स इंफ्रा, EMS लिमिटेड, SP सिंगला कंस्ट्रक्शन, जिसमें से गाइस बहुत सारा आईपीओ कंपनी जो है ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है। मतलब कंपनी मेनली सब डिपेंड किस पर है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर भी डिपेंड है, इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर थोड़ा सा भी इम्पैक्ट करता है तो कंपनी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है बिजनेस पर। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में अगर कोई नेगेटिवली मतलब कि अपडेट आता है तो। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एरिस यूनिटर्न री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंपनी का सब्सिडियरी है और ये वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट डेवलपर्स को टेलर करने के लिए, जिसमें इंक्लूड है एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, मार्केटिंग और सेल्स सपोर्ट। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो लिवरेज टेक्नोलॉजी है, जो कि
कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए सप्लाई चेन को ट्रांसफॉर्म करता है। वेल पोजीशन बनाया है, सिग्निफिकेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज पर कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजीशन किया अपने कंपनी को। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को भी ग्रो कर रही है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो कि इफेक्ट कर रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स को इंश्योर करने के लिए। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क है ऑपरेशनल इफिशियंसी के लिए। और प्रोमोटर्स और के द्वारा लीड किया जा रहा है बिजनेस को, और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल टीम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए बिजनेस की अगर हम बात करेंगे ना, तो कंपनी का जो बिजनेस है अगर हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस सप्लायर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए, और जो कि ग्रोइंग मार्केट है इंडिया में अगर देखा जाए तो देखिए पास्ट में थोड़ा सफर किया था कंस्ट्रक्शन सेक्टर, लेकिन अब जो है सो ये ग्रोइंग मार्केट है, ग्रोइंग देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वर्चुअल मोनोपोली इस सेगमेंट में काम कर रहा है। कंपनी जो है वर्चुअल मोनोपोली है इस सेगमेंट में, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन बनता हुआ नजर आ सकता है बिजनेस में, क्योंकि वर्चुअल मोनोपोली कंपनी है। अब अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो 22 में एसेट्स था 334 करोड़ का, लगातार इंक्रीज किया, और फर्स्ट हाफ 9 मंथ्स में 586 करोड़ का है। नेटवर्थ था 140 करोड़ का, लेकिन 23 में थोड़ा सफर किया, और अगर हम यहाँ देखिएगा उसके बाद वापस से इंक्रीज किया और अभी 152 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। पैंडेमिक के टाइम में अगर देखा जाए तो 6 करोड़ का नेटवर्थ निगेटिव में था, उसके बाद वापस से 23 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज डाउन गया, उसके बाद वापस से इंक्रीज किया और अभी 9 मंथ्स में 141 करोड़ का है। डेट 322.8 करोड़ के अराउंड डेट देखने को मिल रहा है। डेट कंपनी पर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 453.7 करोड़ का 22 में रेवेन्यू था, 6.5 करोड़ का लॉस। 23 में 754.4 करोड़ का रेवेन्यू, 15.4 करोड़ का लॉस। 24 में 702 करोड़ का रेवेन्यू, 17.3 करोड़ का लॉस। देखिए 22 से 24 तक 23 में रेवेन्यू इंक्रीज किया, बट 24 में डाउनफॉल हुआ। जैसे मैंने ही बताया कि 24 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था गाइस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए गाइज कंपनी का भी सेल्स में डाउन हुआ और इसके रेवेन्यू में गिरावट आई। लॉसेस भी इंक्रीज किया 24 में। 23 में भी लॉसेस इंक्रीज करता हुआ नजर आया है प्री पैंडेमिक ईयर में, पोस्ट पैंडेमिक ईयर में। मतलब कह सकते हैं एक तरह से गाइज कंपनी का परफॉर्मेंस जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ पे जो है लॉसेस वगैरह पोस्ट किया, लेकिन अभी रिसेंटली 9 मंथ्स में अगर देखिए तो 557.7 करोड़ का रेवेन्यू और 6.5 करोड़ का प्रॉफिट, जहां 24 तक कंपनी लॉस फेस कर रहा था, 25 का 9 मंथ्स में प्रॉफिट पे देखने को मिला। यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी जो है प्रॉफिट जो सडन बूस्ट देखने को, सडन प्रॉफिट जो हुआ है 9 मंथ्स में, जो मतलब कि जस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, इसके कारण थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कंसर्न रेज कर सकता है। लेकिन लेटेस्ट वर्किंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो एग्रेसिव प्राइस रखेंगे, मतलब जो प्राइस बैंड रखी गई कंपनी का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखा गया। और 24 तक जो वर्किंग के मतलब जो 24 तक जो वर्किंग बेस पर जो बेस्ड था, पी रेशियो लगभग नेगेटिव देखने को मिला था, क्योंकि इन लॉसेस था तो पी रेशियो नेगेटिव देखने को मिल रहा था। और इसके बाद जो सब यहाँ से 25 का 9 मंथ्स में जो पॉजिटिव की ओर नजर आया, देख सकते हैं यहाँ पे डेट टू इक्विटी 1.4 टाइम का, ROE माइनस 13% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.6 टाइम का, जो कि कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि प्राइसी IPO है। पी रेशियो माइनस 41.9 टाइम का। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो रेवेन्यू भी डिपेंड करता है एग्रीगेट्स, रेडी मिक्स कंक्रीट्स और स्टील के सेल्स पर। अगर हम एग्रीगेट्स की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लगभग अगर देखा जाए तो 23%, 24.4%, 31.2% कंट्रीब्यूशन था। और जिसमें से RMC जो है वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स है, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए इसी सेक्टर में, इसी मतलब कि एग्रीगेट्स के में ही, और मतलब एग्रीगेट्स में ही बात कर रहा हूँ, जो कि RMC सेक्टर लगभग अगर हम बात करेंगे तो 17.6%, 20%, 21% का है। और मतलब कि रेडी मिक्स कंक्रीट की मैं बात कर रहा हूँ और इसका कंट्रीब्यूशन है। और स्टील कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 49.4%, 32.7% और 16.7% कंट्रीब्यूशन था। ये 22 से 24 के डेटा तक है। मतलब कह सकते हैं इन तीनों सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और इसलिए इनमें से किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड में डिक्रीज होता है, या जिसके कारण इसके ऑपरेशन फिनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकती है। मेजर पोर्शन जो है रेवेन्यू डिपेंड करता है फ्यू क्लाइंट्स पर। इसके टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें, कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए 47.2% का, 37%, 45.2% कंट्रीब्यूशन था। अगर इसको रीपे करने कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, या कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है, तो बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी इफेक्ट कर सकता है। और 31 मई के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टोटल फिनेंशियल इंडेटनेस 283 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता है तो ऑपरेशनल फिनेंशियल पोजीशन को भी हर्ट कर सकता है।
प्लस सब्सटैंशियल पोर्शन जो रेवेन्यू है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन 3 स्टेट से जनरेट कर रहा कॉन्ट्रीब्यूशन देखिएगा 92%, 85%, 81%। और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो गाइस नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग में इसके बिजनेस मॉडल में। प्लस नेगेटिव यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के साथ, कुछ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स के साथ रिसेंटली कंपनी स्टार्ट किया है कुछ प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि रेवेन्यू जो है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से जो जनरेट हो रहा है, सेल से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर देखा जाए 2.5%, 17.5%, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से 23 से 24 में लगा बहुत तेजी से इंक्रीज किया, प्लस पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा होता हुआ नजर आ रही है। अगर इसी तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरर्स लॉस होता है या फिर प्रोडक्शन में डिले होता है या क्वालिटी में डिक्लाइन होता है गाइज, तो इसकी वजह से फिनेंशियल और ऑपरेशंस को भी हिट कर सकती है। प्लस पास्ट फ्यू ईयर्स में लॉसेस एक्सपीरियंस कर चुका है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और इसीलिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार लॉसेस भी इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि फेयर वैल्यू लॉस, मतलब कि डेरिवेटिव्स और एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंसेस पर जो फेयर वैल्यू लॉस होता हुआ, इससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण कंपनी को लॉस फेस करना पड़ा एक्सपेंस होने के कारण। और ऐसे लॉसेस अगर फ्यूचर में भी होते हैं तो गाइस हार्म कर सकता है कंपनी के लिए, और कंपनी सब्सिडियरीज पर लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व है और एडवर्स जजमेंट के कारण इस बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। जीएमपी 1125 रुपीज के टच चल रहा है और 11% की लिस्टिंग मिलने के चांस है। लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सब्सिडियरी है, उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट फैसिलिटी फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस आईपीओ की, देखिए अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म आईपीओ है। हाँ, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहते हैं या फिर आप इसको लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो गाइस सिंपली मैं कहूँगा आप इस आईपीओ से दूर रहिए, इससे स्टे अवे रहिएगा। इस आईपीओ से प्राइसी आईपीओ है, लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में या लिस्टिंग के लिए मैं कहूँगा आप इस आईपीओ से दूर रहिए, बहुत रिस्की आईपीओ है। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।